बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हक़ाइक़ की रोशनी में बात करेंगे कि अगली सुपर पावर कौन होगा। ये अमेरिका हो सकता है, ये चाइना हो सकता है, लेकिन अब चाइना और अमेरिका के बाद भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि एक तीसरी सुपर पावर भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले सारे मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि मार्च के महीनों को गुज़िश्ता 30 साल का तारीख़ तरीन महीना करार दिया गया है, क्योंकि इस महीने में रिटेल सेल में रिकॉर्ड कमी नोट की गई है। वबा की वजह से लोगों ने अपने अखराजात रोक लिए हैं और एक मुल्क की सरहद से लेकर दूसरे मुल्क तक पूरी दुनिया में कारोबार बंद है। कोई इसे आलमी साजिश करार दे रहा है तो कोई चीन और अमेरिका पर इल्ज़ामात लगा रहा है। जब हालात चीन में ख़राब थे तो कहा गया कि अमेरिका की साजिश है, और जब वबा ने यूरोप और अमेरिका में पंजे गाड़े तो इसे चीनी साजिश करार दे दिया गया और इसके ताने बाने वुहान केमिकल लैब से जा जोड़े। मज़ीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक तरफ कहते हैं कि चीन की साजिश है तो दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट लीक करने का दावा करती हैं कि चीन में 50,000 से 2 करोड़ लोग मारे गए। तो क्या चीन ने अपने ही खिलाफ साजिश की या अमेरिका अपने ही खिलाफ काम कर रहा है? बेसिकली ये सारा पॉलिटिकल जो है ना पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, और जब ये सोचते हैं कि यार चीन ने तो बड़ी तरीके से कंट्रोल कर लिया और अमेरिका में अभी तक बेतहाशा हज़ारों लोग मारे गए हैं, तो उसमें कोई ना कोई एंगल वो निकाल लेते हैं। इस सूरत हाल से कौन फ़ायदा उठाएगा और कौन दुनिया की नई सुपर पावर बनेगा? इस बहरान ने ये तो साबित कर दिया है कि अमेरिकी जो मौजूदा हालात में किसी भी बड़े बहरान को कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये सारा आपके सामने आ चुका है कि अमेरिकी जो सदर हैं वो जो एक तरह से ज़ख्मी शेर की तरह धाड़ रहे हैं। कभी वो इंडिया को धमकियाँ देते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी वो WHO की इमदाद बंद कर देते हैं। दुनिया की सुपर पावर को अपने मरीज़ बचाने के लिए चीनी वेंटिलेटर और मास्क की ज़रूरत है, जबकि चीन ने इस बहरान को तमाम तर साजिशी मफरूज़ों के बावजूद बेहतर तरीके से अकेले हैंडल किया और सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। ख्वाह इसने दुनिया को सही मालूमात फराहम की या नहीं, लेकिन ट्रंप की तरह कभी भारत और कभी WHO को धमकियाँ हरगिज़ नहीं दी। अगर हम एक लम्हे के लिए सोच भी लें कि ये साजिश चीन की है, तो क्या आपको पता है कि दुनिया की मईशत का 20% चीन से जुड़ा हुआ है? चाहे गारमेंट्स हो या अद्वियात, फ़ोन हो या लैपटॉप, यहाँ तक कि कंपनियां अमेरिकी हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चीन में हो रही है, और चीन को अपनी प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया से कंजप्शन चाहिए। और अब चीन इस बहरान से बज़ाहिर निकलता दिखाई दे रहा है, और अगर वो प्रोडक्शन शुरू भी कर देता है तो ख़रीदार कहाँ से लाएगा? आधी दुनिया जो कि पोटेंशियल बायर है वो तो लॉकडाउन से बंद बैठे हुए लॉकडाउन की वजह से। मेरे ख्याल में ये वबा मुआशी तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन और फिर अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया की कंज्यूमर मार्केट में ब्रांड का चर्चा है, और ब्रांड सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, चाहे वो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, या कोई भी बड़ी कंपनी जो दुनिया पर हुकूमत कर रही है, दुनिया पर रूल कर रही है, वो अमेरिकन है, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री क्यों ना हो। चीज़ें बंद चीन में रही हैं, इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रही हैं, मगर कंट्रोल इसे अमेरिका से किया जा रहा है। चीन ने जब कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट शुरू किया तो इसने अपनी चीप लेबर और टैक्स स्कीमों के ज़रिए मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी तरफ माइल किया कि वो प्रोडक्शन चीन में शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर इसी क्वालिटी की चीज़ इंतहाई सस्ती लेबर से हासिल की जा सकती थी। और हालात इस नहज पर पहुँच गए कि अगर किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन चीन में हो रही होती है तो पूरी दुनिया में इसकी कॉस्ट पर मार्केट में मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इसकी इसी खासियत ने 30 साल में चीन को एक ज़रई मुल्क से $12 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दिया, और वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। चीन की 1990 में $150 पर कैपिटा इनकम थी, जो 2000 में $2500 और 2018 में $8,900 तक पहुंच गई सालाना। और आज चीनी वर्कर $13,500 सालाना कमा रहा है, जो कि 30 साल में 8,500% जो है ना जो जंप है एक तरह से। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रोडक्शन
اور انڈسٹریاں بند کر کے سستی چیزیں چین سے منگوانا شروع کر دیں، لیکن وبا میں جب چین میں پروڈکشن رکی تو پوری دنیا کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ماسک چین سے، وینٹیلیٹر چین سے، سینیٹائزر چین سے، گلوز اور اس کے علاوہ ان گنت چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں شارٹ ہو گئیں، کیونکہ ان چیزوں کی لوکل پروڈکشن کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور تھوڑا بہت اگر کہیں بنتا بھی تھا تو بن جاتا تھا اور بیک اپ پلان موجود نہیں تھا۔ اس طرح دنیا کے آرڈرز میں ہر چیز کے، ہر انڈسٹری کے آرڈرز میں 2 ماہ کی تاخیر ہو گئی۔ اگر صرف ادویات کی بات کریں تو چین دنیا کا دوسرا بڑا ادویات کے اجزاء فراہم کرنے والا ملک ہے، اور اس بحران کے دوران 100 سے زائد جان بچانے والی ادویات پوری دنیا میں شارٹ ہو گئیں اور دنیا کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا۔ اس احساس نے چین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا اب اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ اس نے سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیے، اور پوری دنیا نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے ایک قوم پر انحصار شروع کر دیا، کیونکہ اس بحران سے پہلے ہی امریکہ چین کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا، ٹیرف لگا رہا تھا، اور چین کی کمپنیوں پر جیسے ہواوے ہے اس پہ پرائیویسی پر حملے کرنے کے الزام لگا رہا تھا۔ اب پوری دنیا، خاص طور پر مغرب میں، یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ مہنگی یا سستی پروڈکشن لوکل یا دیگر اور ممالک میں بیک اپ پر رکھنی پڑے گی۔ اوپر سے چین میں ترقی کے جو ساتھ ساتھ لیبر بھی ہے وہ چیپ نہیں رہی ہے۔ جاپان نے اپنی کمپنیوں کو $2.2 ارب کا انسینٹیو دیا ہے کہ کاروبار چین سے باہر اور جاپان میں شفٹ کیا جائے۔ دنیا بھر میں 2700 بڑی کمپنیوں کا 37% یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا کاروبار چین سے باہر نکالا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں، آخر کون سے ملک میں یہ ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر اس ملک جہاں انفراسٹرکچر کی سہولیات موجود ہوں اور سستی لیبر موجود ہو اور وہ سکل بھی ہو اس کے اندر۔ ویتنام ایک غریب سا ملک تھا، اس کی جو پر کیپٹا انکم تھی وہ تقریباً $390 تھی۔ وہاں چین نے اضافی لوڈ کی وجہ سے کئی چیزوں کی پروڈکشن وہاں پر شفٹ کی، اور اب ان کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $3000 پہ پہنچ گیا ہے۔ اب بہت سی پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھلا پاکستان کا پر کیپٹا انکم کیا ہے؟ تو صرف انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کا پر کیپٹا انکم $1500 ہے۔ بات ہو رہی تھی ویتنام کی۔ 20 سال میں ویتنام ایک غریب ملک سے مڈل انکم ممالک میں شامل ہو گیا، اور اب وہ دنیا کے کئی ممالک جن میں ہانگ کانگ، سنگاپور، ایران شامل ہیں، ان سے اکنامک پاور میں بہتر ہے اور اس کی ترقی تاریخی ہے۔ چین میں پروڈکشن کم ہونے کے پروسیس سے میکسیکو نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ امریکہ کی 170 کمپنیاں اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ اپنی پروڈکشن کا 2/3 وہ میکسیکو میں شفٹ کر دیں، اور میکسیکو کو آنے والے دنوں میں تقریباً 12 سے 90 ارب ڈالر سالانہ اس سے فائدہ ہوگا، جبکہ میکسیکو پہلے ہی 320 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ امریکہ کو کر رہا ہے، اور 2017 میں اس میں 14% اضافہ ہوا تھا، اور اس میں سے 42% چیزیں وہ تھیں جو چین امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ میکسیکو کے بعد انتہائی معذرت کے ساتھ مگر ایک تلخ حقیقت ہے کہ بھارت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بھارت پہلے ہی بہت کچھ ایکسپورٹ کر رہا ہے، مگر اس میں بڑا شیئر سروسز اور آئی ٹی انڈسٹری کا ہے۔ بھارت کی 1.25 ارب میں سے 70% جو آبادی ہے وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، جبکہ امریکہ میں صرف 5% لوگ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بھارت کی پر کیپٹا انکم 2002 میں $470 تھی، اور 2020 میں $2100 یہ پہنچ گئی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا جمپ کیسے؟ انڈیا کا تو کٹا چٹا سارا ہمارے سامنے ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہاں پہ سڑکوں پہ سو رہے ہیں۔ تو ایک اور بات، بھارت میں 300 ملین لوگ خط غربت سے اوپر آئے ہیں گزشتہ 18 سالوں میں۔ بھارت نے ایک بہت بڑا اکنامک ایکسپیریمنٹ کیا، اور 2014 میں اس نے سیل فون کی مینوفیکچرنگ شروع کر دی۔ 2014 میں اس نے 10 ملین فون بنائے، اور اگلے 4 سالوں میں یہ تعداد 190 ملین سیل فون پر پہنچ گئی، اور اس طرح بھارت دنیا کا دوسرے نمبر پر سیل فون بنانے والا ملک بن گیا۔ ابھی بھارت کو چائنا بننے میں بہت دیر ہے، لیکن ایپل جیسی کمپنیاں جو پہلے ہی اپنے فون بھارتی شہر چنائی میں بنا رہی ہیں، اگر وہ اپنے پلانٹ کو ایکسٹینڈ کرتی ہیں تو بھارت کے پاس ینگ اور سستی لیبر موجود ہے، اور بھارت میں ایوریج لیبر $5 یومیہ لیتی ہے، جبکہ چین میں $28 یومیہ
जो है ना लेबर डेली के ले रही है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल होने के बावजूद कंपनियां रिस्क ले सकती हैं, और अगर भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और चीन की तरह कैपिटलाइज करने में कामयाब हो गया तो वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी कुव्वत बनने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अगर मगर मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन का खात्मा हो जाएगा। चीन और मार्केट ढूंढ सकता है, लेकिन दुनिया के बड़े ममालिक जहां लेबर बहुत महंगी है वो रोबोट से प्रोडक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी प्रॉपर प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए तकरीबन 50 साल लग सकते हैं। इसलिए इस वक्त जिसके पास लेबर है, स्किल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस रेस में शामिल होने की सलाहियत रखता है। फ़िलहाल पाकिस्तान तो आपको पता है ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन मेरी हुब्बुल वतनी का ये तकाजा है कि पाकिस्तान का भी सूरत हाल में जायज़ा लिया जाए। पाकिस्तान के पास लेबर है, स्किल लेबर की तरह की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और सी पैक की सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल का होने जा रहा है। तो फिर मसला क्या है? एक पाकिस्तानी अमेरिका और सिंगापुर के गूगल के दफातर में बैठकर काम कर सकता है, तो गूगल का दफ्तर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? एक भारतीय आईफोन की प्रोडक्शन कर सकता है, तो ये प्रोडक्शन पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? हम JF थंडर बना सकते हैं, हम अल खालिद टैंक बना सकते हैं, तो हम वो चीज़ें क्यों नहीं बना सकते जो दुनिया में फ़रोख्त करके हम पैसा पाकिस्तान ला सकते हैं? हम जाते हैं, इमदाद लेकर आ जाते हैं, कौम को स्किल लेबर में कन्वर्ट करने के बजाय हम फ़कीर बना रहे हैं। हमें अपने वजूद की बका के लिए मैन्युफैक्चरिंग की रेस में शामिल होना पड़ेगा, वरना हमें पता भी नहीं चलेगा और पानी सर से गुजर जाएगा। 1 अरब दरख्त लगा रहे हैं हम, तो ऐसे दरख्त जिसका कौम को फ़ायदा हो, फ्रूट के दरख्त लगाए जाएं, पूरी कौम हर सीज़न में मुफ्त फल खाए। चलो बेरी के 4-5 करोड़ दरख्त लगा दिए जाएं और पूरी दुनिया में बेरी का शहद एक्सपोर्ट करें। अब ये ना सोचिएगा कि पानी कहाँ से लगेगा। दरियाओं का रुख बदलने वाली कौमें ही हमेशा तारीख रकम करती हैं। अगर आप हर छोटी से छोटी मुश्किलात के सामने बेबस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक नदी नाला भी आपको बहा के ले जाएगा। जबकि अगर आपका अज़म पक्का है, पुख्ता है, तो आप बड़े से बड़े तूफ़ान का मुकाबला कर सकते हैं। हमें अब इस हवाले से 10 या 20 साला पॉलिसी बनानी होगी जिसके तसलसल की ज़मानत वो लोग देंगे जो इस मुल्क में असल ताकत रखते हैं। जो भी हुकूमत आए इस प्लान से ना हट सके। तमाम जमातें अपनी सियासत की बजाय मिलकर एक आध इक़दाम और कानून साजी इस मुल्क के लिए भी कर दें, तो इनका हमारे आने वाली नस्लों पर एहसान होगा। हमें ये बात सोचना होगी, वरना आपको पता है कि भारत जैसा मुल्क अगर इस चीज़ से फ़ायदा वो उठा रहा है और उसकी इकोनॉमी कहीं से कहीं पहुंच गई है, और अगर हम इसी तरह सोए रहे तो एक दिन आएगा कि भारत मुआशी तौर पे इतना ताकतवर हो जाएगा कि हमें वो हवा की तरह ही उड़ा के ले जाएगा और हम उसका मुकाबला करने के काबिल रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकाराब और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।